सभी आ गए हैं कि कुछ लोग बाहर हैं? आ गए हैं, शुरू करें। तो एक सूचना, रविकांत भैया को ना रात में निकलना पड़ गया अमरकंटक। तो आज मैं और राकेश भैया 7 दिन में जो भी चर्चा हुई है ना, उसको एक बार हम सब मिलके एक बार समेट लेते हैं। ठीक है, 7 दिन में बहुत सारी चर्चा की हमने, तो उसको एक बार सब मिलके समेट लेते हैं। ये सिर्फ मैं नहीं करूंगा, अपन सब मिलके करेंगे। ठीक है। कुछ चीज मैं भूल जाऊंगा, आपको लग रहा है ये वाला पॉइंट हम भूल गए, तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो हम सब मिलकर ये समेट लेते हैं, ताकि आपस में एक दूसरे के लिए हमने जो भी चीज देखी वो पूरा एक पिक्चर कंप्लीट कर ले। ऐसा ठीक रहेगा? ठीक है। तो पहले दिन हमने चर्चा यहां से शुरू की कि हम सबका लक्ष्य अलग अलग है कि एक है। तो हम सब ने जब इसकी समीक्षा की, तो ये ध्यान में आया कि लक्ष्य तो सभी का एक है, जो है निरंतर सुख की प्राप्ति, जिसके माध्यम अलग अलग हो ही सकते हैं। पर गहरे में हमने माध्यम को ही लक्ष्य मान लिया है, जिसके कारण सारी परेशानी। हेलो हेलो हेलो। पर भ्रमवश हमने माध्यम को ही लक्ष्य मान लिया, जिसके कारण सारी परेशानियां हैं, है ना। तो जब हमको ये समझ में आया कि अब तक मानव जाति ने जो भी प्रयास किया, हम यहाँ पर आए, है ना, हमने खेती सीखी, उसके बाद कुछ दर्शन आए, दर्शन आने के बाद हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किया, साइंस आने के बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। फिर पिछले 20 साल में हम खुद ही देख सकते हैं कि कितना डेवलपमेंट हुआ है भौतिक संसाधनों में। जितना डेवलपमेंट पिछले 20 साल में नहीं हुआ है, जितना 20 साल में हुआ है उतना पूरा पिछले 200 सालों में नहीं हुआ है ना। तो हम बहुत तेजी से कहीं तो जा रहे हैं, पर कहाँ जा रहे हैं वो भी पता चल जाता है, तो मानव जाति के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ये समझ में आया कि मानव का संपूर्ण प्रयास निरंतर सुख के लिए है। अब सुखी कौन होना चाहता है? सुखी मैं होना चाहता हूं, है ना। अब मैं को कैसे समझेंगे, ये भी एक प्रश्न होता है। तो मैं को हमने इस तरीके से समझा कि मैं जो है वो जीवन और शरीर दोनों की दोनों का एक संयुक्त रूप हूं मैं। और मेरे में 24/7 निरंतर हर समय भाव और विचार चल ही रहे हैं, है ना। जब भी मेरे भावों में अभाव होता है या विचारों में अंतर विरोध होता है, वही मेरे दुख का कारण है। तो अल्टीमेटली निरंतर सुखी होने के लिए लक्ष्य क्या है मेरा? लक्ष्य यह है कि मेरे भाव पूर्ण हो जाए,
और विचारों में समाधान आ जाए। पर आगे चलने से पहले एक बार अभी तक की जो यात्रा है उस पे भी एक बार नजर डालते हैं। तो जो हमने ये बात की कि मानव का संपूर्ण प्रयास निरंतर सुख के लिए है, तो जब हम पूरी यात्रा देखते हैं तो पूरी यात्रा को हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो जब मानव जाति के पूरे प्रयास को दो भागों में बांटा तो ये समझ में आया कि दो प्रयास हुए हैं। एक को हम आदर्शवाद कह रहे हैं, एक को हम भौतिकवाद कह रहे हैं। आदर्शवाद में यह हुआ कि आदर्शवाद ने कहा कहा कि भाई जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? ईश्वर कर रहा है। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पत्ता भी ईश्वर की मर्जी से ही हिलेगा, बिना उसकी मर्जी के कुछ नहीं। दूसरी बात ये भी कही गई, तो इसमें सब चीजें ईश्वर पे डाल दी कि मैं अच्छा कर रहा हूं तो वो भी ईश्वर कर रहा है, वो मैं बुरा कर रहा हूं तो भी ईश्वर कर रहा है, मेरे साथ अच्छा हो रहा है तो भी ईश्वर कर रहा है, और मेरे साथ बुरा हो रहा है तो भी ईश्वर कर रहा है। करने वाला यहाँ पे ईश्वर। दूसरा, बहुत गहरे में ये भी मान लिया कि मेरी इच्छाएं मेरा दुख का कारण है, तो सारी सुख सुविधा त्याग दो और सन्यास ले लो, है ना? या किसी श्रेष्ठ जिसको भी हम देवी देवता मानते हैं उनकी भक्ति में लग जाओ ताकि उनके आशीर्वाद से हम सुखी हो जाएं। तो आदर्शवाद में इच्छा मुक्ति की बात कही गई, है ना? अब यहां पर जो निरंतर सुख है, या हम ऐसी बात कर रहे हैं जहां पर सुख हमको कब मिलेगा? मोक्ष मिलने के बाद, है ना? और मोक्ष कब मिलेगा? मरने के बाद। अब जिसको मिला या नहीं मिला वो आकर बता पाएगा? वो नहीं बता पाएगा। तो ये पूरा कार्यक्रम अल्टीमेटली कहां चले जाता है? रहस्य में, है ना? पर जैसे जैसे हम देखते हैं कि आदर्शवाद के बाद साइंस में जब डेवलपमेंट हुआ तो 1700 के आसपास न्यूटन आए, है ना? तो न्यूटन आए और बहुत सारे साइंटिस्ट आए। तो साइंस में डेवलपमेंट होने के बाद हमने ये तो बहुत अच्छे से समझ लिया कि भौतिक और रासायनिक वस्तु का कार्यक्रम कैसा हो रहा है। ये समझ के हमने संसाधनों का अंबार लगा दिया। अब क्योंकि यहाँ पे निरंतर सुख मिल रहा था या नहीं मिल रहा था तो रहस्य था, तो भौतिकवाद ने हमको क्या बोला कि जो चाहिए वो जीते जी मिल जाएगा, है ना? खाना चाहिए, रेस्टोरेंट खोल दिए, जोमेटो स्विगी सब आ गया, है ना? कपड़े चाहिए, घर बैठे आप कपड़े मंगा सकते हैं। गाड़ी, घर, कपड़ा, जो चाहिए सारे संसाधनों से आप सुखी हो सकते हैं। तो ये वाला जो मॉडल था, यहां पे हमने खुद को क्या मान लिया? जो कर रहा हूं मैं ही कर रहा हूं, और मैं क्या हूं? शरीर। यहां पर मैंने खुद को शरीर मान लिया। शरीर मानने के बाद बात यह हुई कि जो भी इच्छा है मेरी पूरी कर लो, पूरी करके मैं निरंतर सुखी हो जाऊंगा, ये प्रस्ताव रखा। अब यहां पर भौतिकवाद में जब हम बात कर रहे हैं तो निरंतर सुख मिला या नहीं मिला, ये सब हम जांच भी पा रहे हैं, है ना? आदर्शवाद में वो एक रहस्य में जा ही रहा था, जिसमें हमको नहीं पता था वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा। पर भौतिकवाद में एक उपलब्धि भी कहेंगे और एक नुकसान भी हुआ है। उपलब्धि ये हुई है कि हम जांच पा रहे हैं, आज यहां पर बैठकर हम जांच पा रहे हैं कि यहां पर सुख
मिला तो है पर क्षणिक मिला है, निरंतर नहीं मिला। अब क्योंकि निरंतर सुख नहीं मिला, तो निरंतर सुख के लिए वस्तुओं का भोग हमको निरंतर करना पड़ेगा। निरंतर भोग करने के कारण हमने प्रकृति से इतने संसाधन निकाल लिए जितनी हमको आवश्यकता भी नहीं थी। ऐसे कपड़ों की आवश्यकता हमको कितनी है? सीमित है, ये हम सब जांच पाए। पर अभी क्योंकि मैं निरंतर सुखी होना चाहता हूं, तो मेरे को कपड़े कितने चाहिए? ज्यादा से ज्यादा, है ना। खाना कितना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि निरंतर सुखी होना है ना। गहने कितने चाहिए? ज्यादा से ज्यादा। साड़ी कितनी चाहिए? ज्यादा से ज्यादा। गाड़ी कितनी चाहिए? ज्यादा से ज्यादा। घर और जमीन ज्यादा से ज्यादा। वो सब करने के बाद भी जो सुख सुख मिला वो क्षणिक मिला। यहाँ पे भी निरंतरता मिल नहीं पाई। तो यहां भी निरंतर सुख एक क्वेश्चन मार्क हो गया। यहां पे भी निरंतर सुख एक क्वेश्चन मार्क हो गया, है ना। अब जो ये तीसरा प्रस्ताव है, जो मध्यस्थ दर्शन कह रहा है, तो ये तीसरा प्रस्ताव है जो हमारे सामने आया है, जो कह रहा है कि निरंतर सुखी हुआ जा सकता है। और निरंतर सुखी कैसे हुआ जाएगा? समझ के। तो यहां पर कुछ भी छोड़ने की बात नहीं हो रही है, यहां पर कुछ भी भोगने की बात नहीं हो रही है, यहां पर सही इच्छा पहचानने की बात हो रही है। तो यहां पर निरंतर सुखी समझ से हुआ जा सकता है, ऐसा प्रस्ताव है जिसको हमने पिछले 7 दिनों में जांचा है। तो जो 3 हमने प्रयास किए, पहला प्रयास था इच्छा मुक्ति का, दूसरा इच्छा पूर्ति का, अभी ये जो तीसरा प्रस्ताव आया है वो इच्छा तृप्ति का प्रस्ताव आया है, जिसमें हम पूरी बात कर रहे हैं समझ की, कि मानव समझ के ही सुखी होता है। इसके लिए ना एक सिंपल सा इक्वेशन है, मैं वो लिख देता हूं। तो 7 दिन में हमने जो समझा उसको हम थोड़ा सा बोर्ड पे उतार देता हूं। तो यहां पे कहा जा रहा है कि निरंतर सुख किससे आएगा? समझ से। समझ के लिए हमको क्या चाहिए? समाधान। और समाधान कहां से आएगा? अभी मैं बस लिख रहा हूं, इसको हम वापस इसको सही प्लेस करेंगे भी, है ना। तो निरंतर सुख, जैसे आपने कहा दीदी, हमको आएगा स्वयं में विश्वास से। विश्वास किससे आएगा? समाधान से। समाधान के लिए समझ चाहिए, है ना। तो जब हम ये जो बोल रहे हैं निरंतर सुख समझ से आएगा, तो जो बीच में हम जो चीजें प्लेस कर रहे हैं, निरंतर सुख कैसे आ रहा है? विश्वास से, स्वयं में विश्वास से। स्वयं में विश्वास कब आएगा? जब मेरे पास समाधान होगा। और समाधानित में कब होऊंगा? जब मेरे पास समझ होगी, है ना। तो इसी को जब मैं बड़ा करके लिख रहा हूं, तो
विश्वास, विश्वास बराबर समाधान, समाधान बराबर समझ, और समझ बराबर निरंतर सुख, है ना। अब समझने की वस्तु क्या है, यहां ये तो कह दिया कि निरंतर सुख समझ से आएगा। अब समझना क्या है? तो समझने की वस्तु क्या है? व्यवस्था, और स्वयं को समझना है, और निर्विरोध को समझना है, और अस्तित्व को समझना है, और भाव को समझना है, और भैया आपको क्या लगता है कुछ छूट रहा है? संबंधों को समझना है, मूल्यों को समझना है, और मानवीयतापूर्ण आचरण को समझना है, और दीदी अस्तित्व में हमारी भूमिका क्या है इसको समझना है। बढ़िया बात। तो हमने अभी जितने भी प्रश्न बोले है ना, उसको अगर मैं दो बिंदुओं में समेटूं तो ये आता है कि क्यों जीना है, और कैसे जीना है, और इन्हीं को मैं तीन बिंदुओं में बांट दूं तो आता है कि संसार क्या है, मैं क्या हूं, और करना क्या है। तो हमने अभी जितने भी प्रश्न बोले सब इसमें समा रहे हैं? ऐसा कोई प्रश्न है जो इसमें नहीं समा रहा? ठीक है। तो कुल समझने की वस्तु इतनी ही है कि संसार क्या है, मैं क्या हूं, और करना क्या है ना। अब स्वयं को मेरे को संसार को समझना पड़ेगा। तो जिसका उदाहरण है बहुत सिंपल पे लिखा ही है कि हर इकाई स्वयं व्यवस्था है और अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदार है। अस्तित्व में संघर्ष शोषण नहीं है। अच्छा, तो हर इकाई व्यवस्था है और अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदार है। तो इसको हम जांच भी पाए हैं, है ना। जैसे कार होती है, कार में एक चक्का होता है, एक मोटर होता है, हॉर्न होता है, लाइट होती है, स्टीयरिंग होती है। सबका अपना अलग अलग रोल है, पर सब किस उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं कि कार चल पाए, है ना। तो सबका जो गोल है वो एक है। वैसे ही हम सब भी एक इकाई हैं, हमसे भी एक बड़ी व्यवस्था है। तो जो सबसे बड़ी व्यवस्था है वो क्या है? संसार। तो होल को समझने से पार्ट समझ में आता है। जैसे अगर मैं सिर्फ चक्का रख दूं और बोलूं ये क्या है और ये क्या करना है, तो बताना थोड़ा मुश्किल होगा। पर वही चक्का मैं पूरी कार के साथ दिखाऊं और अब पूछूं अब इस चक्के का क्या काम है, तो बताना आसान होगा। क्योंकि हमें चक्का भी दिख रहा है, चक्के से बड़ी व्यवस्था दिख रही है पूरी कार। तो इसलिए समझ में आ रहा है कि चक्के का पर्पस क्या है? कार को चलने में सहयोग करना। वैसे ही खुद को समझने के लिए संसार को समझना पड़ेगा कि संसार क्या है, संसार किधर जा रहा है, तो उसमें मेरा क्या भागीदारी है ना। तो कुल समझने का प्रश्न संसार क्या है, मैं क्या हूं, और करना क्या है। तो अभी हम इन तीन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। जो हमने 7 दिनों में किया वही तीन बिंदुओं को समेट रहे हैं। ठीक है, अभी संसार को थोड़ा सा और खोलते हैं, फिर मैं को खोलेंगे और करना क्या है उसको खोलेंगे, है ना। जांचने वाला काम तो हम 7 दिन कर चुके हैं, तो वो थोड़ा सा हम साइड कर देते हैं। ऐसा ठीक रहेगा? अगर आपको बीच में लगता है कि नहीं अभी भी कोई प्रश्न है, हम उस समय नहीं जांच पाए थे अभी जांच रहे हैं,
तो भी आप संकोच मत कीजिएगा, हम उसको फिर से आपस में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो संसार को अगर मैं परिभाषित करूं तो संसार क्या है? व्यापक में डूबी, भीगी, घिरी प्रकृति, है ना। और प्रकृति को मैं तोड़ूं दो भाग में तो फिर से क्या मिलता है? एक जड़ संसार और एक चैतन्य संसार। अब जो जड़ है वो क्या है? अणु परमाणु, है ना। तो और चैतन्य में मैं हूं। अब इसी प्रकृति को समझने के लिए हमको चार अवस्थाओं को देखना पड़ेगा। प्राण अवस्था, हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज आ रही है? तो चार अवस्थाओं में प्राण अवस्था, पदार्थ अवस्था, हेलो, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। तो मूल स्वरूप में जितने भी अणु परमाणु हैं, है ना, हमको जितनी भी चीजें दिख रही है वो क्या है? मॉलिक्यूलर बॉडीज हैं सब। उसको और हम तोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है? अणु मिलते हैं। फिर उनको और तोड़ते हैं तो परमाणु मिलते हैं। तो ऑलरेडी साइंस ने बहुत सारे परमाणु ढूंढ ही लिए हैं, है ना। उन्हीं में जब कोई भौतिक या रासायनिक क्रिया हो रही है तो उनसे ही क्या निकल रहा है? प्राण अवस्था, है ना। प्राण अवस्था में ही जब थोड़ा और विकास होता है और हेलो हेलो, हेलो, हाँ। तो पदार्थ अवस्था में ही जब कोई भौतिक या रासायनिक क्रिया हुई तो उसी से क्या निकला? प्राण अवस्था। प्राण अवस्था में ही और विकास हुआ तो उससे जीव अवस्था बनी। जब ऐसी रचना को जीवन चलाने लग गया तो वो जीव अवस्था हुई। इनमें और विकास हुआ तो ज्ञान अवस्था, जिनको इसमें भी कुछ जड़ है और चैतन्य है, इसमें भी जड़ और चैतन्य है, इसमें सिर्फ जड़ है और ये भी सिर्फ जड़ है। अब जब हम सबका आपस में व्यवस्था देखते हैं
तो ये समझ में आता है कि पदार्थ और प्राण आपस में उपयोगी भी हैं और पूरक भी हैं, कि उसी मिट्टी और पत्थर से निकल के पेड़ पौधे बन रहे हैं और पेड़ पौधे मरने के बाद वापस मिट्टी पत्थर बन जा रहे हैं। वैसे ही जो जीव अवस्था है वो प्राण अवस्था से भी कुछ लेता है ना, और पदार्थ अवस्था से भी कुछ लेता है, हवा पानी और पेड़ पौधे खाते हैं और वही मलमूत्र वापस जमीन में चले जाता है। तो ये लोग भी आपस में उपयोगी भी हैं और पूरक भी हैं। पर ज्ञान अवस्था की जब हम बात करते हैं तो हम अभी ये हमने जांचा कि हम ले तो रहे हैं, देना थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है ना। अब यहां पर हम जो भी कर रहे हैं, हमने ये भी समझा कि हम जो भी कर रहे हैं वो निरंतर सुखी होने के लिए कर रहे हैं। पर निरंतर सुखी होने के अर्थ में जब हमने आदर्शवाद देखा तो आदर्शवाद में हमने इच्छाओं को त्यागने की बात कही, तो उसमें हमने प्रकृति को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। तो जब भौतिकवाद की बात देखें तो उसमें हमने ये स्वीकारा कि जितने ज्यादा संसाधनों का मैं भोग करूंगा उतना ज्यादा सुखी हो जाऊंगा। उस चक्कर में हमने बहुत सारे संसाधन धरती से निकाल लिए, जिससे जो सबसे जरूरी चीजें हैं हमारे जिंदा रहने के लिए, क्या क्या, हवा पानी खाना, वो हमने खराब कर दिया। आज के दिन में हवा शुद्ध है या नहीं है, खाना पानी। तो आदर्शवाद का एक चीज तो ठीक था कि प्रकृति को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा, पर भौतिकवाद में सुखी होने के चक्कर में हमने प्रकृति को ही खराब कर दिया। अब ये धरती भी बचेगी या नहीं बचेगी वो भी थोड़ा सा सोचने और विचारने का मुद्दा बन गया है। पर जब हम ये समझते हैं कि संसार क्या है, मैं क्या हूं और करना क्या है, तो उससे अब जो समझ की बात कर रहे हैं, जो समझ है वो सार्वकालिक और सार्वभौमिक होगा, है ना। जो सार्वकालिक और सार्वभौमिक होगा और जो सत्य होगा उससे ही हमें उभय तृप्ति मिलेगी। उभय तृप्ति मतलब जहां पे मैं भी सुखी हो रहा हूं, सभी सुखी हो रहे हैं और प्रकृति में भी संतुलन है ना। तो यहां पे जब हम जीने की बात कर रहे हैं तो जीना किन किन आयामों में हो रहा है, स्वयं में, संबंधों में, परिवार में, समाज में और प्रकृति में। और यही पूरा संसार है और यही अस्तित्व है ना। तो अभी हम स्वयं में जी पा रहे हैं, अभी स्वयं में जीना नहीं हो पा रहा। संबंधों में भी जीना नहीं हो पा रहा, परिवार में। तो जब हम ये देखते हैं कि संबंध में भी मैं हूं, परिवार में भी मैं हूं, समाज में भी मैं हूं और प्रकृति में भी मैं हूं। पर अभी की वस्तु स्थिति कैसी है कि जब हम समाज की बात करते हैं तो खुद को अलग देखते हैं और खुद से बाहर समाज को देखते हैं। पर यह जानना जरूरी है कि मैं भी समाज का ही हिस्सा हूं, मेरा परिवार भी समाज का ही हिस्सा है और यही सह अस्तित्व है। हम सब साथ साथ है ना। तो पूरी बात जब यहां पर समझना क्या है, समझना सह अस्तित्व के बारे में है। फिर से दो प्रश्न बनते हैं, क्यों जीना है और कैसे जीना है। उसको जब हमने और 3 पार्ट में तोड़ा तो क्या निकला, संसार क्या है,
मैं क्या हूं और करना क्या है ना। अब जब हमने संसार को समझा तो ये समझ में आया कि जितनी भी चीजें हैं वो है ही, ना कोई उसको बना रहा है ना कोई उसको बिगाड़ रहा है, जो भी है सब है ही, है ना। जितनी भी चीजें हैं वो किस में है, व्यापक में। इसीलिए व्यापक को मूल ऊर्जा कहा। व्यापक को ही क्रिया शून्य कहा। व्यापक को ही ऊर्जा पूर्ण कहा। इसी को असीम कहा। इसी को निराकार कहा। इसी को ईश्वर कहा। व्यापक में प्रकृति डूबी भीगी घिरी होने से ही ऊर्जाशील है और क्रियाशील भी है ना। तो जब मोटा मोटा मैंने संसार का ये स्वरूप, यही संसार है हमारा, इतना ही संसार है, व्यापक, और व्यापक में डूबी भीगी घिरी प्रकृति। अब संसार को समझने के लिए मैं को समझने के लिए जब हम संसार को देखते हैं तो फिर स्वयं के बारे में भी कुछ बातें समझ में आती है कि मैं भी जो हूं, जैसे प्रकृति जो है वो भी जड़ और संसार मिलकर है, मैं भी जो हूं वो भी जड़ और संसार मिलकर हूं, है ना। अब जैसे मैं भी जड़ और संसार दो अलग अलग वास्तविकताओं से हूं, जिसको हम शरीर बोल रहे हैं और जीवन बोल रहे हैं। दोनों वास्तविकताएं अलग अलग होने से जो मेरी जरूरतें हैं, आवश्यकताएं, वो भी अलग अलग है। शरीर की आवश्यकता भौतिक सुविधाएं, और मेरी आवश्यकता समझ, ज्ञान, सम्मान, प्रेम, स्नेह, मूल्य, है ना। वापस जितनी चीजें हमने चर्चा की है पिछले 7 दिनों में, आप सब याद कर पा रहे हैं वापस? ये ऐसे कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है? कुछ छूट रहा होगा तो आप मुझे बताइएगा, है ना। और जब हम शरीर की बात कर रहे हैं तो शरीर की आवश्यकता कितनी है? सीमित है ना। और जीवन की असीमित नहीं, निरंतर, है ना। जीवन को निरंतर चाहिए। खाना कितना चाहिए हमको? समय समय पर। और सम्मान निरंतर, प्रेम निरंतर। तो जो शरीर की आवश्यकता है वो मेरी सामयिक है, सीमित है, और जो मेरी जीवन की आवश्यकता है वो निरंतर चाहिए, मेरे को निरंतर चाहिए, है ना। तो यहां पर हमने कल ये डिस्कशन भी किया था कि क्योंकि मैं जो हूं वो जीवन और शरीर का संयुक्त रूप हूं, मेरी जीवन की आवश्यकताएं अलग अलग है, शरीर की आवश्यकता अलग है। जीवन की आवश्यकता सम्मान, सुख, शांति। शरीर की आवश्यकता भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान, है ना। ये कितना चाहिए? निरंतर, ये सामयिक। इसकी जो मात्रा है ना, ये कितना चाहिए? भौतिक संसाधन जो है वो हम निकाल सकते हैं, है ना। मेरे को 1 रोटी चाहिए, 2 रोटी चाहिए, पर प्यार और सम्मान कितना चाहिए? नहीं निकाल सकते, है ना। उसको मात्रा में नहीं निकाल सकते। तो जो भौतिक आवश्यकता है वो मात्रात्मक है, मेरी जो जीवन की आवश्यकता है वो गुणात्मक है।
अब ये पूर्ति कैसे होगी? इसकी पूर्ति होगी भौतिक संसाधनों से और इसकी पूर्ति होगी सही समझ से, है ना। अब वापस जब इधर आते हैं तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर शरीर को पहचाना ही नहीं, आदर्शवाद में शरीर को पहचाना ही नहीं, तो जो शरीर की आवश्यकताएं है उसको नकार दिया, है ना। और बोला कि सुख शरीर में नहीं है, वो बात तो ठीक थी, पर शरीर की भी जरूरतें हैं उसको पहचाना नहीं। यहां पर भौतिकवाद में शरीर को ही सब कुछ मान लिया और शरीर की आवश्यकताओं को ही जीवन की आवश्यकता बोल दी। पर जब हम मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में ये समझते हैं कि जो मैं हूं वो जीवन और शरीर का संयुक्त रूप है और दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग है, और जीवन की आवश्यकता समझ से ही पूरी होगी और शरीर की आवश्यकता साधनों से ही पूरी होगी। साधन से समझ नहीं आएगा और समझ से साधन नहीं आएगा, दोनों जरूरी है ना। तो 7 दिनों में हमने मोटा मोटा ये हम सब जांच ही पाए। तो हम जब वापस पूरी यात्राओं का निष्कर्ष निकालते हैं तो ये बात बहुत बढ़िया हुई कि पहले हम दुखी दरिद्र भी थे और साधन विहीन भी थे, है ना। पर जब साइंस आया, विज्ञान आया, एजुकेशन सिस्टम डेवलप हुआ, तो उससे हमने भौतिक रासायनिक चीजों को समझ के, भौतिक रासायनिक संसार को समझ के हमने साधनों का अंबाड़ लगा दिया। तो जो हमारी पहली यात्रा थी, उससे हमको विज्ञान ने साधन संपन्न दुखी दरिद्र तक तो पहुंचा दिया। अब यहां से यात्रा हमारी कहां तक शेष है? बस साधन संपन्न सुखी समृद्ध तक। तो यहां से यहां की यात्रा सुविधा से आई, अब सुविधा तो है ही, तो यहां से यहां की यात्रा समझ से आएगी। ठीक है, अभी तक जो भी चर्चा हुई हम सबको एक दूसरे से जोड़ पा रहे हैं? मैं पूरा प्रयास यही कर रहा हूं कि हमने जो भी अलग अलग चीजें समझी है हम उसको आपस में जोड़ पाए सारी चीजों को, है ना। तो जब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि मानव निरंतर सुखी कैसे होगा, समझ से, हम यहां पर उसको जोड़ पा रहे हैं, इसको पूरा इस सब चित्रण से जोड़ पा रहे हैं? आपको कुछ भी लग रहा है कि नहीं ये समझ नहीं आया तो आप पूछिएगा, मैं फिर से उसको कोशिश करूंगा समझाने की। ठीक है, आगे बढ़े। इसी बीच में जब हमने समृद्धि को भी समझा, तो समृद्धि क्या है? तो समृद्धि मेरा एक स्टेट ऑफ माइंड है जहां पे मेरे पास साधन भी है और साधन के होने का भाव भी है। तो जब हमने अमीरी, गरीबी और समृद्ध को अलग अलग बांटा तो ये समझ में आया कि अमीर के पास साधन तो है पर साधन के होने का भाव नहीं है, तो वो साधन है पर दुखी दरिद्र है ना, क्योंकि उसको अभी और चाहिए, पेट नहीं भरा है। जो गरीब है उसके पास साधन भी नहीं है और साधन नहीं है तो साधन के होने का भाव होगा, बिना साधन के तो साधन का भाव तो होगा ही, तो साधन भी नहीं है और साधन के होने का भाव भी नहीं है। अमीर के पास साधन तो है पर साधन के होने का भाव नहीं है।
समृद्धि मेरी ऐसी स्टेट ऑफ माइंड है जहां पे मेरे पास साधन भी है और साधन के होने का भाव भी है। साधन के होने का भाव कैसे निकलेगा? आवश्यकता से। तो अभी हमने आवश्यकताओं को असीम मान रखा था क्योंकि खुद को शरीर मान रखा था, क्योंकि सुख कितना चाहिए? निरंतर। और शरीर मानने के कारण हमने साधनों को भी, आवश्यकताओं को भी निरंतर मान लिया। अब यहां पर जब हमको, और ये भी हमने जांचा ही कि हमने इकोनॉमिक्स में ये भी पढ़ा है कि साधन कितने हैं? सीमित, और आवश्यकताएं असीम। तो जब ऐसा कोई सिचुएशन हो जाएगा जहां पे साधन कम है ना, और आवश्यकताएं असीम है, तो उसमें क्या होगा? मान लीजिए कि अभी हम कह दें कि भाई खाना जो है, दोपहर का खाना, वो सिर्फ 10 लोगों के लिए है और हम लोग यहाँ पर 20 लोग हैं। अब स्थिति कैसी होगी हमारी? हम सब जाकर पहले संघर्ष करेंगे ना, ताकि हम सब उसको पहले पहले ले लें, ताकि हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाए। तो इस मान्यतावश कि मेरी आवश्यकताएं असीम है और साधन सीमित है, इससे मेरे में असुरक्षा का भाव आ गया, है ना। अब असुरक्षा असुरक्षा का भाव है, तो अब मैं क्या करूंगा? ज्यादा से ज्यादा संग्रह करूंगा। अब जब मैं संग्रह करूंगा और जिसको नहीं मिल रहा है, तो वो उसका विरोध भी करेगा। जब विरोध होगा तो युद्ध होगा, है ना। युद्ध होगा तो अव्यवस्था होगी, और अव्यवस्था से असुरक्षा। तो अभी की अव्यवस्था का एक बड़ा कारण हमारी मान्यता भी है ना, जहां पे हमने अपनी आवश्यकताओं को असीम मान लिया है और साधनों को सीमित मान लिया है। पर यह जब हम जांचते हैं कि शरीर की आवश्यकताएं सीमित है और जो मेरी आवश्यकताएं हैं, जीवन की आवश्यकताएं, वो निरंतर है, असीम नहीं बोलेंगे उसको, निरंतर है वो, है ना। तो जो वो निरंतर है, वो मेरी भौतिक आवश्यकताओं से पूरी नहीं होगी, वो संबंधों में पूरी होगी। तो जो मेरी आवश्यकता है वो सीमित होने से, और ये पता चल जाता है कि जब साधन पर्याप्त है तो सारा संघर्ष खत्म। ठीक। तो जब मैं ये समझ जाता हूं कि मेरी आवश्यकताएं क्या है, कितनी है, उससे समझने से मेरे में विश्वास आता है। विश्वास क्यों आया? क्योंकि मेरे पास समाधान है, मुझे पता है मेरी आवश्यकता कितनी है। और समाधान किससे मिला? समझने से। ये समझने से कि मेरी आवश्यकताएं सीमित है और जितने भी साधन है वो पर्याप्त है। तो जो मेरा स्टेट ऑफ माइंड है वो होगा विश्वास के साथ, और फिर मैं होऊंगा निरंतर सुखी। ये वापस हम कनेक्ट कर पा रहे हैं इस पॉइंट से? मूल बात इतनी ही है, इसी को हम अलग अलग पर्सपेक्टिव से जांच रहे हैं, है ना। मैं इसको मिटा दूं, चलेगा?
तो जब मैं स्वयं के बारे में समझता हूं तो स्वयं में विश्वास आता है। जब मैं सुखी होऊंगा तो दूसरे को क्या करूंगा? सुखी। तो मैं जब समझ के बांटता भी हूं तो स्वयं में आता है। समझ से क्या हो रहा है? स्वयं में विश्वास आ रहा है। संबंधों में संबंधों में जीना हो तो रहा है और संबंधों में गीला शिकवा शिकायत खत्म, है ना? परिवार में तो संबंधों में भी विश्वास आ गया, परस्परता में विश्वास आ गया स्वयं में विश्वास आने से, है ना? कि मैं भी मानव हूं, मेरा संबंधी भी मानव है, मैं भी सुखी होना चाह रहा हूं, मेरा संबंधी भी सुखी होना चाहता है, मैं गलती नहीं करता जानबूझकर, है ना? मैं दूसरों को दुखी भी करना नहीं चाहता हूं, सामने वाला भी दुखी करना नहीं चाहता है। स्वयं में विश्वास आया, परस्परता में विश्वास आया, परिवार में भी विश्वास आया और समृद्धि का भाव। अब हम जब खुद की आवश्यकता तय कर पाते हैं, भौतिक आवश्यकताओं को तय कर पाते हैं, तो परिवार भी अपनी भौतिक आवश्यकताएं बिना दूसरों से प्रभावित हुए बिना तय कर पाता है। तो परिवार में समृद्धि, समाज में अभयता, है ना? प्रकृति में संतुलन और अस्तित्व में व्यवस्था। और अभी की स्थिति उल्टी। स्वयं में विश्वास नहीं है, स्वयं में विश्वास नहीं है, इसलिए परस्परता में भी विश्वास नहीं है। अब मैं अपने स्वयं की आवश्यकता डिफाइन नहीं कर पा रहा हूं, तो परिवार भी अपनी आवश्यकता डिफाइन नहीं कर रहा है, तो परिवार भी समृद्धि के भाव में नहीं है। अब कोई परिवार अगर समृद्धि के भाव में नहीं है और सभी को वो कम ही लग, तो समाज की स्थिति कैसी होगी? का स्थिति होगा कि कोई मेरे से छीन नहीं ले, तो इसलिए है। और प्रकृति में असंतुलन, एंड रिजल्ट है उसकी अव्यवस्था, अभी जो हमने समझा था। तो समझने मात्र से स्वयं में विश्वास, परस्परता में विश्वास, परिवार में समृद्धि, है ना, समाज में अभयता, प्रकृति में संतुलन और अस्तित्व में व्यवस्था, यही सह अस्तित्व है। मैं बात रख पाया? आप सब तक पहुंची बात? तो अब मैं वापस जितनी बात हुई संसार के बारे में, मैं उसको कुछ 3 बिंदुओं में लिखता हूं और हम देखते हैं कि वो पूरी बातें यहां पर हम समेट पा रहे हैं या नहीं। तो संसार क्या है? 3 वास्तविकताएं, तीन क्रियाएं और 4 अवस्था। संसार इतना ही है। 3 वास्तविकताएं कौन सी? व्यापक, जड़ और चैतन्य। 3 क्रियाएं कौन कौन सी हो रही है? भौतिक, रासायनिक और जीवन क्रिया। तो जब व्यापक में जड़ अवस्था है तो उसी से क्या निकला? पदार्थ अवस्था, है ना? जब व्यापक में जड़ चैतन्य है, उसमें भौतिक और इसमें भौतिक रासायनिक क्रिया हो रही है ना? भौतिक क्रिया हो रही है। अब जिसमें पदार्थ जड़, व्यापक में जड़ अवस्था है, उसमें
भौतिक और रासायनिक क्रिया हुई तो बना पुराण अवस्था। जब व्यापक में जड़ है, चैतन्य भी है, उसमें भौतिक रासायनिक और जीवन क्रिया हुई तो बना जीव अवस्था। और इसी जीव अवस्था में और विकास हुआ ज्ञान अवस्था। तो पदार्थ है, पदार्थ का धर्म क्या है? अभी हमने धर्म के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा की कि अभी तक हम धर्म किसको मानते आए? हिंदू, मुस्लिम, तो बहुत सारे दर्शन आए जिन्होंने सत्य को पहचानने की कोशिश की, है ना? पर सबने सत्य को अलग अलग तरीके से देखा। तो बात यह भी होती है कि जैसी मेरी सृष्टि है वैसी दृष्टि होगी, या जैसी सृष्टि है वैसी मेरी दृष्टि होगी? जैसी सृष्टि है वैसी मेरी दृष्टि होगी, या जैसी मेरी दृष्टि है वैसी सृष्टि होगी? जैसी सृष्टि है वैसी मेरी दृष्टि होगी। तो अभी बहुत सारे जो दर्शन आए, सबने संसार को, सृष्टि को पहचानने की कोशिश की ही है, पर क्योंकि एक रूपता नहीं हुई, वो सार्वभौमिक सार्वकालिक नहीं हुआ, तो पूरा नहीं पड़ा, वो अधूरा रह गया। तो जब तो इससे ये बात बहुत अच्छे से हम सभी जांच पाए कि जैसा संसार ही मैं स्वयं को समझ पाता हूं और अपनी भागीदारी क्या करना है वो भी उसी से निकल पाता है। तो संसार कितना है? 3 वास्तविकताएं, 3 क्रिया और उन्हीं से 4 अवस्थाएं। तो पदार्थ अवस्था जो है उसका धर्म है होना, उसका होना ही धर्म है। तो पहले जो हम मानते आए थे धर्म, धर्म एक्चुअल में क्या है? धर्म किसी इकाई का वो आचरण है या वो स्वभाव है जो उससे अलग नहीं किया जा सकता, जिसका विलगीकरण नहीं हो सकता। जैसे मानव का धर्म हमने पहले दिन जांचा था, मानव का धर्म सुखी होना, मानव को सुख से अलग नहीं किया जा सकता, है ना? वैसे ही पदार्थ अवस्था का धर्म क्या है? होना, उसके होने को उससे अलग नहीं किया जा सकता। साइंस में हम पढ़ते ही है, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर, पदार्थ को ना बनाया जा सकता है ना उसको नष्ट किया जा सकता है ना? वैसे ही प्राण अवस्था का धर्म होना प्लस पुष्टि, है ना? प्राण अवस्था से ग्रोथ को अलग नहीं किया जा सकता। प्राण अवस्था है तो उसमें पुष्टि होगी। वैसे ही जीव अवस्था में, जीव अवस्था का धर्म होना प्लस पुष्टि प्लस जीने की आशा। अगर कोई जीव अवस्था में है तो वो जो भी कर रहा है इस अर्थ में कर रहा है ताकि वो जिंदा रह पाए, है ना? हमने ये भी चर्चा की कि जीव अवस्था में रहते हुए जितने भी जीव हैं वो 4 विषयों से, 5 इंद्रियों से अपने 4 विषय को पूरा करते हैं, है ना? आहार, निद्रा, भय, मैथुन को पूरा करते हैं और जिंदा रहते हैं। पर क्योंकि मानव भी खुद को समझ नहीं पाया तो जीव चेतनावश जानवरों की तरह ही 5 इंद्रियों को सुखी करने का कार्यक्रम 4 विषयों से करने में लग गया। ठीक है? वैसे ही ज्ञान अवस्था का धर्म होना तो है ही, क्योंकि उसमें पदार्थ अवस्था है ही, है ना? पुष्टि भी उसका धर्म है,
ग्रोथ तो होगी, जिंदा रहने की आशा भी बनी हुई है, पर सुखपूर्वक जिंदा रहने की आशा भी है, क्योंकि मैं गठन पूर्ण भी हूं, है ना। और मेरा मानव धर्म निरंतर सुख है, उसको अलग नहीं कर सकते उससे। तो मैं इन सबके धर्म और सब धर्म को रख पाया, जो चारों अवस्थाएं हैं। आप तक पहुंचा दीदी? ठीक है। तो संसार कितना है? 3 वास्तविकताएं, 3 क्रिया, और उन्हीं से बनी 4 अवस्थाएं। ठीक। तो राकेश भैया, मैं वाला एक बार आप थोड़ा सा उसको, नहीं नहीं, तालियां तो आप सबके लिए बननी चाहिए, क्योंकि अब ये आप सभी के इनपुट से हमने मिलकर ही बनाया है, मैंने अकेले नहीं बनाया है ना। तो आप सबने 7 दिन में बहुत अच्छी तरीके से चीजों को, सूचनाओं को जांचने की कोशिश की है और समझने की भी कोशिश की है ना। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया हर्ष भाई, बहुत व्यवस्थित रूप में इन्होंने पूरे जो अपने 7 दिन को जो बातें हुई उनको रखा है, और ये भी ध्यान दिलाया कि फाइनली जो मानव का जो निरंतर सुखी होने का प्रयास है वो पूरा कैसे होगा, है ना। तो एक क्रम विधि से कि कैसे आदर्शवाद से भौतिकवाद में मानव ने सुखी होने का प्रयास किया, और आज हम अपनी जिंदगी में देखें तो हमारा जो प्रयास है निरंतर सुखी होने का वो क्या है। तो भौतिक भौतिक सुख सुविधाओं से हम जो सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं उसी को हमने सुख माना हुआ है ना। जो संवेदनाओं में जो अनुकूलता प्रतिकूलता है वहां तक हम अभी अपने सुख को देख पाते हैं। तो यहाँ हमने ये देखा कि मैं जहाँ बात हो रही है, जो मैं कह रहे हैं, तो मैं क्या चीज़ है ना। जब शरीर की बात करते हैं तो समझ में आता है कि एक भौतिक रासायनिक एक संरचना है जो दिखता है, लेकिन जब मैं बोलते हैं तो मैं दिख तो नहीं रहा है, तो मैं को कैसे पहचानेंगे, है ना। तो साइंस क्या है, साइंस भी कैसे पहचानता है भौतिक जड़ जगत की चीज़ों को, उनकी क्रियाओं से पहचानता है ना। परमाणु को भी कैसे पहचानता है, परमाणु किसी दूसरे परमाणु से रिएक्ट करके कोई तीसरे तरीके का परमाणु बना रहा है, अणु बना रहा है, और तरीके की भौतिक रासायनिक संरचनाएं बना रही हैं। तो एक धरती के रूप में देखते हैं तो कैसा दिखता है, एक पूरी धरती दिख रही है ना, जैसे मून दिख रहा है और भी बहुत सारे प्लैनेट्स दिख रहे हैं। तो यहाँ जो बात हो रही है कि पहला भौतिक क्रिया, तो भौतिक क्रिया जो किसमें हो रही है, परमाणु में हो रही है। तो परमाणु क्या कर रहे हैं, बहुत तरीके के अलग 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 परमाणु मिलके सबसे जो उसकी विकसित रचना है वो क्या है, एक धरती, एक ग्रह गोल के रूप में दिख रहा है ना। तो भौतिक क्रिया यहाँ तक दिखती है। फिर उसमें रासायनिक क्रिया हो रही है। पहला जो रसायन बन रहा है वो क्या है, पानी का बनना। तो 2 तरीके की हमने जो साइंस में भी पढ़ते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके एक तीसरे तरीके की क्रिया कर रहे हैं। तो 2 परमाणु अपना जो आचरण को त्याग कर तीसरे तरीके का आचरण को शो कर रहे हैं। ये हो गई पहली रासायनिक क्रिया। तो वहां से फिर जो है आगे की अवस्थाओं का बनना स्टार्ट होता है। तो हर्ष भाई ने बताया ही कि जैसे पदार्थ अवस्था से प्राण अवस्था फिर दिखाई दे रही है। तो कुछ कुछ ग्रह में हम लोग देख रहे हैं कि पदार्थ अवस्था ही दिख रही है। वहां पे आदमी क्या कोशिश कर रहा है, पानी खोजने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने ये देख लिया है कि पदार्थ अवस्था के बाद ही जो प्राण अवस्था है, ये क्रम तो उसने पहचाना है। फिर प्राण अवस्था से जीव अवस्था दिख रही है, क्योंकि उससे उस अवस्था के संपूर्ण समृद्ध होने के पश्चात ही अगली अवस्था उसमें आ रही है। क्योंकि जीव अवस्था का जो भोजन है या जो उससे प्राप्त होना है वो किससे प्राप्त होना है, प्राण अवस्था से प्राप्त होना है। प्राण अवस्था को किससे प्राप्त होना है, पदार्थ अवस्था को प्राप्त होना है। तो ये तर्क रूप में भी हमको दिखता है कि ये ऐसा हो रहा है। इस तरीके से क्रम विधि से ही ये आगे बढ़ा है। तो
जो हम लोग जीवन क्रिया की बात कर रहे हैं, जो मैं की बात कर रहे हैं, इसको हम लोग कैसे पहचाने? तो यहाँ पे हम लोगों की बात हुई थी, बहुत अच्छे तरीके से जो है रखा गया था कि मैं क्या चीज़ है ना? तो मैं को हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो मैं को भी हम लोग क्रियाओं से ही पहचानेंगे। तो क्रियाओं को देखेंगे कहाँ? तो अपने में ही इन क्रियाओं को देखना है ना? उसको कह रहे हैं स्वनिरीक्षण। तो अपने में कैसे देखेंगे? तो मैं को जब मैं फैलाता हूँ, तो कह रहे हैं कि मैं जो है, मैं वही गठनपूर्ण परमाणु है ना? जो ये परमाणु जो भौतिक रासायनिक क्रिया करता हुआ उसमें जो विकास हो रहा है, एक समय में एक घटना हुई कि उस परमाणु का फाइनली क्या हो गया? गठन पूर्ण हो गया। मतलब वो अभी किसी भौतिक रासायनिक क्रिया में अब पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो अब वो क्या कर रहा है? अब वो आशा विधि से फाइनली शरीर को चला रहा है। ऐसा प्रस्ताव यहाँ पे रख रहे हैं। तो अब वो जो गठनपूर्ण परमाणु है, उसी की जो है परिवेशों को हम लोग यहाँ पे रखे हैं। तो प्रथम परिवेश जो है उसको कह रहे हैं बुद्धि, द्वितीय परिवेश को कह रहे हैं चित्त, तृतीय परिवेश को कह रहे हैं वृत्ति और चतुर्थ परिवेश को कह रहे हैं मन। ठीक है? अब ये परिवेश हैं, जैसे हम एटम को स्टडी करते हैं तो एक सेंटर में कुछ एक एटम एक अंश होता है, उसके अराउंड में कोई एक अंश घूम रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं? परमाणु, है ना? तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ये परमाणु जो है ये 60-61 अंशों से बना हुआ परमाणु है, जिसके सेंटर में एक अंश है जिसको कह रहे हैं आत्मा, और फिर बुद्धि में 2, फिर 8, फिर 18 और 32, इस तरीके से उसकी संरचना है। ठीक है? तो एक तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये इसका संरचना है। दूसरी, ये क्रियाएं क्या कर रहा है? तो हर एक स्तर पे देखेंगे तो हर एक जो परिवेश है उसकी एक डिस्टिंक्ट क्रिया हो रही है। तो मन में क्या क्या क्रियाएं हो रही हैं? कह रहे हैं कि आस्वादन और चयन। तो आस्वादन क्या है? तो मन को सुख की चाह है। ये जो मेरे में आता है ना कि सुख कौन चाहता है? तो मन को ही सुख चाहता है। मन को ये नहीं पता है कि मन मन में विचार नहीं हो रहा है, मन में विश्लेषण नहीं हो रहा है। मन को ऐसा है कि मेरे को बस सुख चाहिए। अब वो कैसे मिलेगा? उसके लिए फिर वो विचार करेगा, उसके लिए चित्रण करेगा। तो मन में जो सुख की चाह है, उसमें अपन देखते हैं कि 3 तरीके से जो है मन में आस्वादन होता है। किस तरीके से आस्वादन होता है? 3 तरीकों से आस्वादन होता है। एक है रुचि मूलक आस्वादन। रुचि मूलक मतलब जो अच्छा लगता है। किसको? इंद्रियों को जो अच्छा लगता है। जैसे जैसे कुछ खाने का हमको चाह है, आपका कुछ रुचि अलग हो सकता है उसमें, मेरा कुछ रुचि अलग हो सकता है। कुछ देखने की चाह है कि मेरे को कोई तरीके का मूवी देखना पसंद है, आपको कुछ अलग पसंद है। तो क्या है, ये हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारी जो इंद्रियों से जो सूचना आ रही है, उसमें हमने उस चीज को देख लिया कि कुछ अच्छा है और कुछ मेरे को ठीक नहीं लगता है। तो उसके बेसिस पे फिर मैं चयन करता हूँ। तो मेरे में ये आस्वादन जो है, सुख की आस्वादन, ये बना हुआ दिखता है। जैसे आज भी आप लोग गए होंगे आज ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो आज ब्रेकफास्ट में क्या था? तरबूज था और कुछ सलाद था। तो कुछ लोग को देख के लगा होगा कि ये थोड़ा सा रुचिकर नहीं है। ऐसा किसी को लगा क्या? या लगा कि हितकारी है? तो पर्सनली मेरे को इतना ये नहीं होता, तो मेरे लिए थोड़ा सा रुचिकर नहीं था। तो ये दिख रहा है कि मेरे में जो क्या है, ये आस्वादन बना हुआ है सुख का, उसके बेसिस में मैं उस चीज को कितना लूंगा ये तय होता है। मैंने थोड़ा सा ही लिया, मतलब जो सलाद था। तो फाइनली क्या हो रहा है, मेरे में जो सुख की आस्वादन बना हुआ है, उसके बेसिस पे मैं क्या कर रहा हूँ? चयन कर रहा हूँ। चयन किसके द्वारा हो रहा है? शरीर के द्वारा। मैंने थोड़ा लिया, ठीक है, ये चयन क्या हुआ? ये चयन दिख रहा है। तो यही चीज को मैं अपने में देखने का प्रयास करता हूँ कि पहले में आस्वादन बना हुआ है और मैं शरीर के द्वारा उस चीज को चयन करता हूँ। ये क्लियर होता है? अब कह रहे हैं इस आस्वादन के लिए भी एक विचार हो रहा है, मेरे में तुलन हो रहा है कि कितना लेना है। जैसे मैं गया, देखा, ठीक नहीं लगा, मेरे को लगा कि थोड़ा उतना नहीं खाना है इस चीज को, तो मैंने थोड़ा एक आधा चम्मच लिया। तो इसके लिए क्या हुआ? फाइनली मेरे में तुलन हुआ। तुलन का कितने पक्षों में कितने टाइप का तुलन तुलन होता है? 6 प्रकार से तुलन होता है। जो विचार है हमारा,
उसके बेसिस, उसका जो बेसिस है, जो तुलन की बात कर रहे हैं, वो 6 प्रकार से होता है। पहला कह रहे हैं कि प्रिय, दूसरा हित, तीसरा लाभ, है ना? फिर न्याय, धर्म, सत्य। तो ये तो हमारे लिए बिल्कुल अभी गोल है। इसके बारे में हमको अभी सूचना मिल रही है। इससे पहले जो हम अभी जी रहे हैं, हम यहाँ तक जी रहे हैं। हमारे में जो तुलन क्रिया हो रही है, वो प्रिय, हित, लाभ तक ही सीमित है ना? मेरे को जो प्रिय लगता है, उसके बेसिस पे मैं तुलन करता हूँ। जैसे एग्जाम्पल लिए थे कि भाई मेरे को ये प्रिय लगा, तो मैंने फिर उसको ज़्यादा लिया या कम लिया, उसके बेसिस पे मैंने उसको तुलना किया। तो या कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि सलाद जो है वो ज़्यादा हितकारी है, तो उसके बेसिस पे वो उनके लिए हित वाला तुलन आएगा। तो ये समझ में आ रहा है कि बेसिस क्या है, किसी चीज़ को कितना करना है या कैसे करना है, इस चीज़ का बेसिस कहाँ से तय हो रहा है? वृत्ति में तय हो रहा है। वो मन नहीं तय कर रहा है। मन ने यही देखा कि मेरे को ये ठीक लगता है कि नहीं लगता है। फिर फाइनली जो विचार चल रहा है, हम जो बोल रहे हैं कि विचार जो हो रहा है मेरे में, वो फाइनली वृत्ति की क्रिया है, जिसमें कुछ एक सेट ऑफ चीजें मेरे में बनी हुई हैं। जैसे मेरे को ये पता है कि ये चीज को खा के मेरे को कैसा लगा था पहले, तो उसका मेरे में क्या बना हुआ है? एक चित्र बना हुआ है ना? उस चित्र को मैं फिर रिकॉल करता हूँ, फिर मैं ये सारी फिर मेरे में विचार चलता है। ठीक है? तो मन की कुछ क्रियाएं हैं, वृत्ति की कुछ क्रियाएं हैं, और चित्त में जो है, जो हमारी मान्यताएं हैं, जितनी भी हमारी मान्यताएं हैं अभी, जो भी हमने माना हुआ है, चाहे मैं कोई पर्टिकुलर कास्ट का हूँ, चाहे मैं जो भी मैंने अभी माना हुआ है, ये सारी जो मान्यताएं हैं वो कहाँ पे स्टोर्ड हैं? अभी चित्त में स्टोर्ड है। जो भी मेरी स्मृतियां हैं, भी स्मृतियां हैं, इस शरीर यात्रा से संबंधित जितनी भी स्मृतियां हैं, उसके पहले की भी स्मृतियां हैं, वो भी चित्रण तक ही, चित्रण में ही स्टोर्ड है। तो चित्त हमारा एक तरीके से एक बैंक है, स्टोरेज बैंक, जहाँ पे हम लोग सारी सूचनाओं को इकट्ठा किए हुए हैं, और उसी के आधार पर ही जो है हमारा जो वृत्ति है, वो उससे सूचना लेके फिर विचार करता है। तो ये क्रियाएं हम में निरंतर बनी हुई हैं, ऐसा दिखता है क्या? विचार चलता ही रहता है। यहाँ पर बैठे हुए भी शायद घर के बारे में कुछ सोच रहे होंगे, है ना? लेकिन ये है कि जब तक वो चयन के द्वारा नहीं हुआ है, तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, है ना? मेरे में जैसे कि मैंने देखा कि मेरे को कोई गाड़ी लेनी है, उसके लिए मैं महीने भर सोचता रहता हूँ कि कौन से ब्रांड की लेनी है। तो ये सारा चीज़ क्या चल रहा है? मेरे में कुछ तुलन है, बना हुआ है, प्रिय हित लाभ के बेसिस पे मैं उस चीज़ को निर्णय कर रहा हूँ, और फाइनली जब निर्णय हो गया, तो फिर क्या हुआ? चयन हुआ। ये दिख रहा है? ये मेरे में ही जो चलने वाली क्रियाओं को मैं देखता हूँ, तब मुझे में ये दिखता है कि ये फाइनली कुछ क्रियाएं जो हैं वो मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, है ना? ये दिखता है। तो ये कह रहे हैं कि अभी जो हमारा स्टेट है, जो हम जीव चेतनावश जी रहे हैं, तो हमारी जो क्रियाएं हैं वो 4.5 क्रियाएं तक ही चल रही है। जीवन में जो है, जो जितनी भी क्रियाएं हैं जो संपादित हो सकती हैं, उसमें से 4.5 क्रियाएं ही चल रही हैं। तो 4.5 का मतलब क्या है? जो हमारे में तुलन होना है, जो वृत्ति की जो तुलन क्षमता है, वो न्याय, धर्म, सत्य तक उसकी दृष्टि को फैलना है, उस तुलन को फैलना है। लेकिन वो अभी कहाँ तक सीमित है? सिर्फ प्रिय हित लाभ तक ही सीमित है। तो पे हम जब आए, तो हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हमारा कोई प्रिय है क्या? जैसे अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो आप रुचि मूलक आस्वादन कर रहे हैं, मूल्य मूलक आस्वादन कर रहे हैं, या लक्ष्य मूलक आस्वादन कर रहे हैं? क्या लगता है? यहाँ मतलब लाइट भी चली गई है, तो ऐसा पसीना भी आ रहा है, तो रुचि वाला भाग तो नहीं दिखता है। मूल्य भी ऐसा नहीं है कि हम लोग संबंधी हैं, लेकिन फिर भी आप बैठ के सुन रहे हैं, मतलब आपका सुनने का चयन हो रहा है। ये दिख रहा है? सुनने का चयन कर रहे हो तभी सुन पा रहे हो। तो अभी भी बैठे बैठे मैं ये देख पा रहा हूँ कि मेरे में क्या हो रहा है? आस्वादन हो रहा है सुख का, तभी हम लोग 7 दिन यहाँ बैठे हैं, नहीं तो हम लोग उठ के चले गए होते। तो हमें ये जो आस्वादन हो रहा है, वो किस टाइप का आस्वादन हो रहा है? लक्ष्य मूलक आस्वादन हो रहा है। मुझे एक दिख रहा है कि ये फाइनली जिस समझ की बात कर रहे हैं, उससे मेरा सुखी होना, अभी तो ऐसा लगता है कि ठीक है, सूचना मिली है, लेकिन शायद पूरा हो जाएगा, है ना? जो आगे जो मानव की यात्रा की बात किए,
है ना, निरंतर सुखी होने की चाह है और फाइनली यहाँ उसकी झलक दिख रही है कि शायद पूरा हो सकता है, ऐसी संभावना लग रही है, इसीलिए हम लोग 7 दिन यहाँ बैठे हैं। ये क्लियर हो रहा है? तो हम अभी भी बैठे बैठे ये देख सकते हैं कि हम क्या आस्वादन कर रहे हैं, लक्ष्य मूलक आस्वादन कर रहे हैं। उसके बेसिस पे ही हमारा चयन हो रहा है कि मैं जो बोल रहा हूं उसको आप सुनना चाह रहे हो, और आप नहीं सुनना चाहो तो नहीं भी सुन सकते हो। ये लगता है आपको? आप यहाँ बैठे बैठे मैं जो बोल रहा हूं आप कहीं और भी हो सकते हो। तो सुनने का क्या होता है, चयन होता है। मेरे सामने कुछ स्पीकर बजता रहे लेकिन मेरा ध्यान नहीं है तो नहीं सुनाई देता है। तो मेरा सुनने का भी चयन हो रहा है। आप जब बैठे हो तब आप थोड़ी देर पोस्चर बदल लेते हो अपना, या वैसे बैठा हूँ थोड़ा ऐसे बैठ लेता हूँ। तो क्या कर रहे हो आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बनना रहना चाहते हो। तो यहाँ पे भी क्या कर रहे हो आप, आस्वादन और चयन चल रहा है। इस तरीके से क्या होगा, मेरे को ये विश्वास बनता है कि मेरे में ये क्रियाएं चल रही हैं। वरना क्या होगा, मैंने तो बोर्ड पे लिख दिया कि मन में आस्वादन होता है, चयन होता है, तुरंत विश्लेषण होता है, लेकिन ये मैं देख कैसे पाऊंगा? जब तक मैं देख नहीं पाऊंगा तब तक मेरे में वो विश्वास नहीं बनेगा कि मैं कोई अलग वास्तविकता है, शरीर कोई अलग वास्तविकता है। क्योंकि मेरा अभी बिल्कुल गहरे में मानना है कि मैं शरीर हूं, और मैं अगले को भी कैसा देखता हूं, शरीर रूप में ही देखता हूं। तो मैं संबंधों में भी कैसा देखता हूं, शरीर ही देखता हूं। मैं ये देख ही नहीं पा रहा हूं कि मैं जैसा हूं, मैं सुखी होना चाहता हूं, मैं निरंतर सुखी होना चाहता हूं, और मेरे सामने मेरा जो संबंधी है वो भी मैं है। उसका शरीर बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन उसकी जो मूल चाहत है वो समान है। और उसी अर्थ में जब मैं संबंध को समझता हूं तब मैं उसके साथ में उसकी निर्वाह कर पाऊंगा। उसमें जो संबंध में जो मूल्य की चाह है उसको मैं पूरा कर पाऊंगा। उसी को कह रहे हैं फाइनली न्याय। अभी हम परिवार में एक दूसरे के साथ में क्या चीज का निर्वाह कर पा रहे हैं, सिर्फ शरीर से जुड़ी हुई जितनी अपनी जरूरतें हैं उसको निर्वाह कर पा रहे हैं। उतने में हम पूरा पड़े हैं, लेकिन जो हमारी जो मूल्य और भाव की चाहत है वो कैसे पूरी होगी? जो हमारी पीड़ा है अभी, फाइनली वो पीड़ा है क्या चीज? इस चीज को हमको पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ से जाने के बाद में क्या होता है, हम लोग जाएंगे वापस अपने अपने घरों में, हमको लगेगा कि हमको समझ आ गया है, हम अगले को क्या करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। तो बेसिकली ये हो रहा है कि उसकी कोई स्थिति है, उसकी कोई मान्यता है, उसके मान्यतावश ही वो कोई चीज को कर रहा है। तो हमको अगले में क्या दिखने लग जाएगा, फॉल्ट दिखने चालू हो जाते हैं। हम जैसे ही घर जाएंगे हमको लगेगा कि ये भ्रमित मानव है, भ्रमित मानव है, ये भ्रमित मानव है। ठीक है, इसको समझना है। मैं तो समझदार हो गया, मेरे को पता चल गया कि मैं तो एक निरंतर वास्तविकता हूँ, मैं जीवन हूँ, है ना। ये इसको बेवकूफ है, ये भ्रमित है, इसको समझ में नहीं आता है। तो क्या हुआ, हमने अभी सिर्फ सूचना ली है। क्या है, सूचना है कि मैं कोई डिफरेंट वास्तविकता है। अब मैं इसको जांच रहा हूँ, आप और मैं बैठ के इस चीज को जांच रहे हैं कि क्या ये क्रियाएं मेरे में चल रही हैं। तो ये देख पा रहे हैं कि ये क्रियाएं तो निरंतर चल रही हैं। मेरा शरीर अस्वस्थ हो जाता है फिर भी मेरे को खाने का मन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन शरीर के द्वारा मैं चयन नहीं कर सकता हूँ। तो उस समय दुखी भी होता रहता हूँ कि जैसे ही ठीक होऊंगा तुरंत जाऊंगा खाऊंगा, है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये देख पा रहा हूँ कि ये असीम है, मतलब ये जो है निरंतर बना हुआ है। ये जो मेरे में भाव विचार हैं ये निरंतर बने हुए हैं। तो मेरे भाव विचार अगर निरंतर हैं तो मेरे भाव विचार में अगर स्पष्टता नहीं है, मेरे भाव अगर पूर्ण नहीं है, और मेरे विचारों में जो समस्या है यही मेरे दुख का कारण है। तो जब तक ये स्पष्ट नहीं होगा मेरा भाव पूर्ण कैसे होगा, मेरे विचारों में समाधान कैसे आएगा, तब तक मैं सुखी नहीं हो सकता। ये क्लियर हो रहा है कि सुख फाइनली होगा कैसे? जैसे यहाँ से भी जाएंगे हम लोग, सुख की बहुत सारी बात किए, तो हम फाइनली सुखी होंगे कैसे? तो व्यवस्था को समझने से ही होंगे, है ना। तो व्यवस्था क्या, जो जैसा है उसको वैसा जैसा देख पाना, है ना। कि मेरी कल्पना के अकॉर्डिंग अभी मैं देखता हूँ कैसा मेरी कल्पना के हिसाब से अस्तित्व हो जाए, ऐसा मेरे को लगता है। बट ये कह रहे हैं कि फाइनली अस्तित्व जैसा है उसको वैसा
देख पाना और उसमें अपनी भूमिका को देख पाना, ये फाइनली मेरे से अभी उसी से मेरा सुख जो है जुड़ा हुआ है, उसी से मेरा जो निरंतर सुखी होना है वो पूरा हो पाएगा। क्या लगता है ना? तो भाव और विचार में समाधान आएगा कैसे? तो भाव और विचार में समाधान कैसे आएगा? इस व्यवस्था को समझ के आएगा। तो व्यवस्था को समझना ही सुख है। तो व्यवस्था को जब मैं कहाँ-कहाँ, किस-किस स्तर पे समझता हूँ, मैं मानव हूँ, तो मैं मानव रूप में एक व्यवस्था हूँ। तो मानव में व्यवस्था क्या है हम देखें, मैं जीवन और शरीर का संयुक्त स्वरूप हूँ। जीवन की कुछ आवश्यकताएं, जैसे हर्ष भाई ने ही बताया कि मैं की कुछ आवश्यकताएं हैं और शरीर की कुछ आवश्यकताएं अलग अलग हैं। तो अभी मैं क्या हूँ, मैं भ्रमित हूँ, मैं अपने को शरीर मानता हूँ, तो मैं ये मिस्टेक कर देता हूँ कि मेरी जो आवश्यकता है, यानी जो जीवन की आवश्यकता है, वो शरीर से पूरा करने का प्रयास करता हूँ। ये दिखता है ना, कि कुछ कुछ अच्छा खरीद लेना से मेरे को अच्छा लग जाएगा, या कुछ कुछ खा लेने से, कुछ घूम लेने से अच्छा लग जाएगा। तो फाइनली क्या कर रहा हूँ, मैं उन संवेदनाओं से कुछ सुखी होने का प्रयास कर रहा हूँ, जो थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगता है, अच्छा ही लगता है, लेकिन वो निरंतर नहीं रहता है। तो ये निरंतरता आएगी कैसे? तो ये कह रहे हैं कि जो संबंध में जो मूल्य की चाह है, वो पूरा होने से स्टार्ट होगा अपना जर्नी, है ना? तो मैं पहले समझूंगा, है ना? मैं परिवार में दूसरे जो मेरे सगे संबंधी हैं, उनके समझने में मैं क्या होऊंगा, पूरक होऊंगा, है ना? तो क्या होगा, मेरा क्या योगदान है फिर अपने परिवार में, कि मैं समझदार हो जाऊं और दूसरे की समझ में पूरक हो जाऊं। तो एक परिवार कैसा होगा, एक परिवार का स्वरूप कैसा होगा, कि परिवार में सभी लोग समाधान संपन्न हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, अपनी शरीर की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जिसको कह रहे हैं समृद्धि। तो मानव लक्ष्य को अगर हम लोग यहाँ देखेंगे, तो मानव लक्ष्य क्या है? समाधान, व्यक्ति में समाधान, परिवार में समाधान, समृद्धि, ठीक है, समाज में अभयता और अस्तित्व, प्रकृति में सहअस्तित्व। तो ये मानव लक्ष्य है। तो मानव लक्ष्य पूरा होने से जीवन लक्ष्य पूरा होता है। जीवन का क्या लक्ष्य है? सुख, शांति, संतोष, आनंद। ठीक है, ये क्लियर हुआ? मतलब जीवन अलग से सुखी, जीवन मानव के साथ, मानव परंपरा में ही अपने सुख को प्रमाणित कर पाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं जीवन रूप में ही समझ जाऊंगा। ये क्लियर हो रहा है? फिर शरीर की आवश्यकता क्या है ना? मतलब ऐसा भी लगता है ना कि मैं तो निरंतर हूँ, शरीर खत्म हो जाएगा फिर भी मेरा समझना चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। समझने का जो कार्यक्रम है वो मानव या शरीर के साथ ही हो पाएगा, इसलिए शरीर का उपयोगिता है। क्योंकि मैं जब संबंध में जीता हूँ, वहां पे मैं उस समझ को अपने देख पाता हूँ कि मैं समझ पाया हूँ कि नहीं समझ पाया हूँ। अभी भी हम लोग जाएंगे घर पे, तो हमारे जो परिवार हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे हम कितना कर पा रहे हैं। यहाँ तो हम बोल रहे हैं कि सामने वाले की अयोग्यता से प्रभावित नहीं होना है ना? लेकिन जाते हैं और क्या हो जाएंगे, तुरंत ही प्रभावित हो जाएंगे कि कोई कुछ कर दिया तो हम लोग को लगा कि ये जानबूझ के किया। तो ये ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल हम लोग 7 दिन में हम लोग बिल्कुल ऐसे देव मानव हो जाएंगे, लेकिन ये जरूर होगा कि हमारे में एक ये चीज तो बीज तो आ गया कि फाइनली सामने वाला गलती करना नहीं चाहता है। तो उस रूप में उसको कम से कम ये माफ कर पाएंगे कि सामने वाला जो कुछ कर रहा है अपने समझ से कर, अपने मान्यता से कर रहा है, वो मान्यतावश ही कोई चीज को कर रहा है। तो अभी तो उसके पास सूचना भी नहीं है कि मैं क्या हूँ। तो कम से कम उसको एक, उसकी जब एक स्थिति बन जाए कि वो एक समझने के लिए रेडी हो, तो मैं उसके सामने प्रस्ताव को रखूं। कोई जोर जबरदस्ती वाला कार्यक्रम नहीं है ना, कि हम जाके उठा के सभी को खींच के लेके आए कि चलो तुमको भी समझना है।
ये भी अपना ये जाता है कि शायद सामने वाला समझ जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो मेरा समझना ही मेरे सुख का आधार है, ये पहले स्पष्ट होना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं किसी के सुख में सुखी होने में सहयोगी हो सकता हूँ। मैं अभी बीमार हूं, मैं जाके घर में क्या करूंगा, डॉक्टर बन जाऊंगा। तो मैं पहले अपने को ठीक कर लूं, मेरे में वो समझ पूरा हो जाए, और इस बीच में जैसे जैसे मेरे को लगता है कि मैं दूसरे के उसमें सहयोगी हो सकता हूं, मैं उसमें सहयोगी हो जाता हूं। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था मैं से। तो मानव में व्यवस्था को समझना है और फिर परिवार में व्यवस्था को समझना है। तो परिवार में व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा, संबंध की स्पष्टता से होगा। तो अभी हमारे जो संबंध का जो पहचान है वो कैसा है, शरीरगत है ना। क्या बोलते हैं, ब्लड रिलेशंस, ऐसा बोलते हैं ना, ये मेरे ब्लड रिलेशंस हैं और ये उसके बाहर वाले हैं। तो हमने अभी तक शरीरगत ही संबंधों को पहचाना है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सार्वभौमता में संबंध को पहचानना है। तो आपका शरीर रहे ना रहे, वो संबंध तो है ही, है ना। संबंध जो है वो शाश्वत है। मेरा बस संबंध को पहचानना हो रहा है, और पहचानना होने के साथ निर्वाह हो रहा है। तो मेरी संबंध की पहचान कैसे होगी, व्यवस्था को समझ के होगी। फाइनली परिवार में जो हम एक साथ हैं उसका क्या प्रयोजन है, कि हम सभी समझदार हो जाएं और परिवार में समृद्धि को भी देख पाएं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि हमारी जो भौतिक आवश्यकताएं हैं वो भी जरूरी हैं, परिवार के सभी शरीरों की सुरक्षा हो पाए उसके लिए, समृद्धि, उसके लिए हमारा जो भी कार्यक्रम है, व्यवसाय अपन करेंगे। लेकिन जो हमारी भावनात्मक आवश्यकताएं हैं, की आवश्यकताएं, जो मैं की आवश्यकताएं हैं, उसके लिए हम क्या कैसे पूरा होंगे, वो क्या लगता है। ये मूल बात यहाँ पे पकड़ने वाली ये है कि व्यवस्था को समझने से ही मैं सुखी हो सकता हूँ। ये ठीक होता है। तो हमारा जो अभी स्टेट है, अगर उसको कैसे देखेंगे, अभी हम जो हमारा जो चेतना का स्तर है वो हम जीव चेतना में है। हम अपने को शरीर मानते हुए चल रहे हैं, और शरीर की आवश्यकता ही मैं की आवश्यकताएं मान लेते हैं, और वही हमारे दुखी होने का आधार है। ये क्लियर होता है। तो मेरी भाव की आवश्यकताएं भी जरूरी है और मेरे शरीर की आवश्यकताएं भी जरूरी है, लेकिन दोनों आवश्यकताएं क्लियरली अलग अलग दिखती हैं। एक पूरा होना दूसरे को एंश्योर नहीं करता है ना। मेरे साधन की आवश्यकताएं वो उसी से पूरी होंगी, जड़ से ही पूरी होंगी, और भाव की आवश्यकताएं में साधन कभी कभी भी पूरा नहीं पड़ेगा। तो एक सूत्र है, संबंध में भाव पक्ष का तिरस्कार ही संबंध का शोषक है। संबंध में भाव पक्ष का तिरस्कार ही संबंध का शोषक है, और शोषक तिरस्कार करते हैं, जहां पे भी तिरस्कार हो जाता है वहीं पे, और जो शोषण करता है उसका शुष्क होना अनिवार्य है, यानी फिर उसका दुखी होना तो निश्चित है ही, ये नियम है। तो हम उसको भरने का कितना प्रयास करें भौतिक चीजों से, वो नहीं भर सकता। तो भौतिक चीजों की जरूरत है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। तो हमारा चेतना कहाँ फाइनली कहाँ फैलना है, हमारी वृत्ति को कहाँ फैलना है, न्याय धर्म सत्य सत्य की जो हमारी दृष्टि है वहां तक हमारी दृष्टि फैलेगी। उसमें मेरा प्रिय हित लाभ जो है वो नियंत्रित हो जाएगा। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हम लड्डू नहीं खाएंगे, कि हम चाउमीन नहीं खाएंगे, ये समझ में आ रहा है ना। उसमें वो नियंत्रित हो ही जाएगा, लेकिन मेरे को ये स्पष्ट होना पड़ेगा कि मेरे संबंध में वो भाव पक्ष इंपॉर्टेंट है और जड़ पक्ष क्या है, गौण है। जैसे घर में ही मतलब हम लोग प्राथमिकता किसको देते हैं, ज्यादातर भौतिक वाले पक्ष को ही देते हैं, कि मेरे को ये नहीं मिला। अगर ऐसे अगर अपन देखेंगे तो हमारी जो अपेक्षाएं हैं वो फाइनली वो ही कहीं तो हम लोग को नहीं क्लियर हुई है, कि संबंध में अपेक्षा भी क्या करें।
तो फिर लगता है कि अपेक्षा नहीं करना ही सही है। ऐसा भी कई लोगों से सुनने को मिलता है जो थोड़े एज्ड हो जाते हैं कि अपेक्षा नहीं रखना ही सब सुख है। तो क्या ऐसा होगा क्या? बिना अपेक्षा के क्या कोई संबंध हो सकता है? संबंध है तो अपेक्षा है ही। अब वो अपेक्षा हमारी क्लियर नहीं है कि अभी अपेक्षा कर क्या रहे हैं। अभी तो हम भ्रमित हैं, हम अपना स्वरूप ही हमको स्पष्ट नहीं है, तो हम अगले से भी जो संबंध है उसको सही रूप में नहीं पहचान पाए। तो इस संबंध को हम पूर्णता के अर्थ में, संबंध की परिभाषा है पूर्णता के अर्थ में अनुबंध। फाइनली जो मेरा पूर्ण होना है, अनुभव में जाके जो पूरा होगा, जिसकी शुरुआत हो रही है मेरे चित्रण में सही इच्छा आ जाए, मेरे विचारों में समाधान हो जाए, तब मैं जब जीऊंगा तब कैसा जीऊंगा? न्यायपूर्ण विधि से जीऊंगा, न्याय प्रधानता में रहेगा। ये स्पष्ट होता है? क्योंकि अभी हमारा जो जीना है उससे आगे हम लोग को कहाँ जाना है ये भी दिखना पड़ेगा, तभी हम लोग आंकलित कर पाएंगे कि फाइनली अपन कितना मूव कर पा रहे हैं। ठीक है, सूचनाएं देखो, सूचनाएं बहुत सारी आप लोग परिचय शिविर देख ही सकते हैं ऑनलाइन भी, लेकिन ये मुझ में ये क्लियर हो पाना कि मेरे में कुछ अभी अपूर्णता है, कुछ बाकी है पूरा होना, जिसके कारण मैं दुखी हूं। और उसका जिम्मेदारी किसको लेना है? मेरी स्वयं की जिम्मेदारी है। कोई मेरे को आके सुखी नहीं कर सकता है। कोई भौतिक चीज, कोई कोई जीवन भी आके मेरे को सुखी नहीं कर सकता है, जब तक मैं सुखी नहीं होना चाहता। ये क्लियर होता है? तो मेरी समझ की जिम्मेदारी मेरी स्वयं की है। तो मेरी समझ को पूरा होना है, और अगले के में भी मैं सिर्फ उसको उसको रास्ता ही दिखा सकता हूँ, उसको जागृत नहीं करा सकता। ये समझ में आ रहा है? उसमें भी वो क्रियाएं चल रही, मेरे में भी क्रियाएं चल रही हैं। तो मैं पहले अपने लिए सतर्क हो जाऊं कि मैं फाइनली कैसा जी रहा हूं, अपना मेरा मूल्यांकन हो जाए, और मेरे को फाइनली कहाँ जाना है, जो मानव चेतना की बात कर रहे हैं वो कैसे पूरा होगा, उसके लिए मैं फाइनली अग्रसर हो पाऊं। तो आप जो भी अपने भौतिक चीजों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं वो तो करते ही रहें, लेकिन जो मैं की आवश्यकता है इस पे जब मेरा ध्यान जाता है कि वो समझ से पूरा होगा, वो फाइनली व्यवस्था को समझने से पूरा होगा, तो फिर मैं उसके लिए फिर प्रयासरत होता हूँ। और ये बहुत स्लो प्रोसेस है। अगर मैं अपना ही देखूं तो मैं जब परिचय शिविर किया था तब मुझे लगा कि ये तो बहुत एक्चुअली इतनी आसान सी बात है, समझ कैसे नहीं आ रहा लोगों को। लेकिन जब मैं घर गया तो धीरे धीरे मेरे में सेटल हुआ कि अभी लोगों की स्थिति नहीं है। इसका एक जो अभी ढांचा है उसमें बाहरी है, हमारे चित्त पे जो बाहर का प्रभाव है ना, बहुत ज्यादा है। इसलिए भी जो मैं ये नहीं देख पाता हूँ कि फाइनली ये जो कह रहे हैं वो ज्ञान जो बोल रहे हैं वो मेरी जरूरत है। तो हर हर जीवन की एक स्थिति है, उसके अनुरूप ही वो गति कर रहा है। जो यहाँ जो क्रियाएं दिख रही हैं अपने को मन की, तो ये स्थिति क्रियाएं हैं। और फाइनली ये जो बोल रहे हैं इस साइड जो लिखा हुआ है ये गति क्रियाएं हैं। तो मेरी कोई स्थिति है उसके अनुरूप मैं गति कर रहा हूँ। तो जब भी मैं किसी व्यक्ति को देखूं तो मैं ये देख पाऊंगा कि वो भी जीवन और शरीर का संयुक्त स्वरूप है, और वो भी, उसकी भी कोई स्थिति है, उसको अनुरूप ही वो कोई कार्य व्यवहार को कर रहा है। तो कार्य व्यवहार तो दिखता है स्थूल रूप में, है ना। हम लोग को क्या दिखता है कि कोई किसी को गाली दे रहा है या कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन फाइनली वो दिख तो क्या रहा है, व्यवहार दिख रहा है बाहर में। उसके पीछे कोई मान्यता है जिसके वश उसमें वो विचार बना और उसके वश वो उसने व्यवहार किया। ये ऐसा चल रहा है, समझ में आ रहा है? मेरी कोई मान्यता है जिससे कोई मेरा विचार बन रहा है, उससे फाइनली मैं कोई चयन कर रहा हूँ। तो मेरा ये ध्यान जाता है कि वो कोई मान्यतावश चल रहा है, इसके कारण वो ऐसा कर रहा है। तो मैं उसको ऑब्जेक्टिवली देख पाता हूँ, उसको फिर मैं गलत सही के सेंस में नहीं देखता हूँ कि ये शराब पी रहा है तो गलत है। अभी तो उसको पता ही नहीं है ना सही गलत का। तो कुछ जो बाहर दिख रहा है वो फाइनली किसी मान्यतावश वो हो रहा है। और मान्यता आ कहाँ से रही है?
हमारी जो पूरी शिक्षा परंपरा है, जिसमें 3 उन्माद को ये शिक्षा बढ़ावा देती है, कामोन्माद, लाभोन्माद और भोगोन्माद। इन तीनों उन्माद को हमारी शिक्षा बढ़ावा दे रही है। तो एक बच्चा जो पैदा हो रहा है, जो न्याय का याचक है, सही कार्य व्यवहार करना चाहता है ना? उसको हम लोग उस वातावरण ही नहीं दे पा रहे हैं कि वो अपने अपने महत्व को, अपने जिम्मेदारी को समझ पाए कि मेरा फाइनली इस पूरे अस्तित्व में क्या रोल है। इस पेन का कोई रोल है, इस माइक का कोई रोल है ना, इस चेयर का कोई रोल है, तो इतना बड़ा जो मानव है, इसका कोई रोल होगा कि नहीं होगा? तो मेरा इस अस्तित्व में क्या रोल है, इस पर मेरा अगर ध्यान नहीं जाता है, तो फाइनली वो मेरे को ह्रास में ही ले जाता है। तो हमारी जो विकास की यात्रा है इस धरती पे, वो एक भ्रूण स्थिति पे है। ये दर्शन को आए हुए मुश्किल से 50 वर्ष हुए हैं अभी, है ना? जिसमें अभी आप लोग इसकी प्राथमिक सूचना को ले रहे हैं। तो इस धरती की जो जागृति की यात्रा है, वो अभी भ्रूण स्थिति में है। अभी उसकी परंपरा बनना शेष है कि आगे जो भी जीवन आएंगे, शरीर लेंगे, उनके लिए क्या होगी? एक शिक्षा परंपरा होगी। तो समाज की क्या फिर जिम्मेदारी बनती है? समाज कह किसको रहे हैं? पहले बात तो ये, समाज किसको बोलते हैं? अभी समुदाय को हम लोग समाज मान लिए हैं, है ना? नस्ल के आधार पे, रंग के आधार पे हम लोगों ने अपने अपने को, किसी को कुछ लिख लिया, किसी को कुछ लिख लिया, और अपने अपने कैटेगरी में मान लिए कि ये कैटेगरी वाला है, ये एसटी है, वो एससी है, वो ओबीसी है, ये जनरल है। उसमें भी और कैटेगरी कि ये है, ये छोटे वाले ब्राह्मण है, ये बड़े वाले ब्राह्मण है। तो हमने अभी तक समाज के स्वरूप को ही स्पष्ट नहीं हुआ है हमको। समुदाय को हमने समाज मान लिया। यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे परिवार जो समाधान समृद्धि पूर्वक जीते हैं, आपस में ये जो परिवारों का समूह है, वही समाज है, जो ये जिम्मेदारी के साथ में है कि आगे पीढ़ी को ये कैसे ट्रांसफर हो जाए, ये जो शिक्षा संस्कार परंपरा से कैसे ट्रांसफर हो जाए, फाइनली वो उनका मूल कार्यक्रम। फिर और भी उत्पादन और कार्य और विनिमय, ये सारी व्यवस्थाएं भी है, लेकिन जो मूल कार्यक्रम है, जो शिक्षा संस्कार व्यवस्था, उससे ही फाइनली तो अपनी एक परंपरा बन पाएगी ना। तो उसको करेगा कौन पहले? अब अभी कैसा लगता है? सरकार करेगी, है ना? सरकार चेंज हो जाए, बदल जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। तो बदलना है किसको? पहले तो मैं ही चेंज होऊंगा ना। मैं चेंज होऊंगा, मेरे से परिवार में वो चेंज आएगा, परिवार से वो समाज जिसको कह रहे हैं हम लोग परिवार समूह में वो चेंज आएगा। इस तरीके से फिर ये पूरा व्यवस्था है। तो ये बॉटम अप डिजाइन है। जो अस्तित्व में व्यवस्था को देखेंगे तो बॉटम अप है। एक परमाणु से लेके पूरी बनी हुई धरती, और धरती पे सारी अवस्थाएं, और उसमें फिर मानव, और मानव में पूरी ये यात्रा अभी चल रही है। तो कैसा दिखता है? टॉप, बॉटम टू टॉप है। और हमारी अभी मानव की जो मानवकृत व्यवस्था है, वो कैसा है? शासन व्यवस्था, बॉटम, ए टॉप टू बॉटम। ऊपर वाला क्या कर रहा है? नीचे वाले को नियंत्रित कर रहा है। यहाँ पे कैसा है? क्या कह रहे हैं कि अस्तित्व में कोई किसी को नियंत्रित नहीं कर रहा है, सब स्वनियंत्रण से है। एक परमाणु दूसरे परमाणु को पहचानता है, उसके साथ में क्या कर रहा है? निर्वाह कर रहा है। उसी को हम लोग बोल रहे हैं पदार्थ अवस्था। फिर वो उसमें विकसित होके फिर वो प्राण अवस्था, उसको वो भी पहचानना निर्वाह कर रहा है। तो पहचानना निर्वाह करता 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 जो मानव है अभी, उसमें वो स्पष्टता बननी है अभी कि फाइनली वो अपने को पहचान पाए और दूसरे के लिए जो बड़ी व्यवस्था है उसमें पूरक हो पाए। तो व्यक्ति से बड़ी व्यवस्था क्या है? परिवार। परिवार से बड़ी व्यवस्था समाज, और फिर पूरा प्रकृति। ये एक स्पष्ट होता है। तो ये मेरे स्टार्ट होने वाला है। तो ये जिम्मेदारी जब मेरे में आ जाती है कि ये मेरे से स्टार्ट होने वाला है, तो फिर मैं उसके लिए काम करता हूँ, और इस बीच में मैं दूसरे के लिए पूरक भी हो जाता हूँ। ठीक है, मेरे को इतना रखना था।
आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग रख सकते हैं। तो संकेत चाचा, ठीक है। तो आप लोग ये ब्रेक के बाद अभी मूल्यांकन रख लेते हैं, ठीक है। तो ब्रेक के बाद वाले सेशन में हम लोग मूल्यांकन करके इस सत्र को समाप्त करेंगे। तो ये स्टार्टिंग है, बोल सकते हैं, है ना। ये एंड नहीं है, ये स्टार्ट हुआ है, अब ये और गहरा ही जाएगा, है ना। अपना ध्यान चला जाता है परिचय शिविर में कम से कम, कि मैं कुछ अलग वास्तविकता हूँ, और मेरा जो सुख का चाहना है वो फाइनली मेरे समझ से पूरा होता है। ये कंक्लूजन मेरे में परिचय शिविर में बनता है, और उसके फाइनली डिटेलिंग में हम धीरे धीरे आगे जो अध्ययन बिंदु सत्र बोल रहे हैं, इसमें हम उसकी डिटेलिंग में जाते हैं। इसी चीज़ की बात होगी, लेकिन हम लोग उसको और एक एक चीज़ को डिटेल में और पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे हम लोग स्कूल में भी रहते हैं तो पहले छोटा छोटा टॉपिक बताते हैं, नाम बताते हैं, फिर हायर क्लासेस में क्या करते हैं, उसको और डिटेलिंग करते हैं, फिर हम लोग एक पूरा फील्ड में उसी को पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो यहाँ पे अब क्या पढ़ाई बच गई है, अपनी स्वयं की पढ़ाई बच गई है, और अस्तित्व कैसा है उसकी पढ़ाई बच गई। जो पढ़ाई अभी तक नहीं हो पाई है ना, उसको पूरा कर लेने से फाइनली मेरा पूरा होना हो जाएगा। उसके अनुरूप जब मेरा कार्य व्यवहार होगा, एक बार में तो नहीं होगा, धीरे धीरे जब मैं उसको करने का प्रयास करूंगा, फिर टकराऊंगा, फिर मेरे को पता चलेगा कि कुछ मेरी समझ में पूर्णता अभी बची हुई है, उसके लिए फिर प्रयास करूंगा। तो ये क्रम चलता रहेगा। ठीक है, ठीक है, नमस्कार। सभी को नमस्ते। तो अभी अपन चाय ब्रेक के लिए जाएंगे, और कल जैसे हमने मूल्यांकन प्रस्तुत किया था, सबको सुना था, तो वैसे आज आप लोग प्रस्तुति देंगे। आप में से कितने लोग नए हैं, यार हाथ उठाएंगे जो फर्स्ट टाइम अध्ययन शिविर परिचय शिविर में आए हैं। तो सबसे पहले प्रस्तुति आप लोगों की होगी, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे में आए हैं, दूसरी बार कर रहे हैं, तीसरी बार कर रहे हैं, वो अपनी प्रस्तुति देंगे, है ना। आप आगे भैया, क्या बात है, अब तो नहीं आऊंगा बोल रहे थे। मुझे लगता है राकेश भाई ने काफी अच्छे से समराइज कर दिया। मैं भी थोड़ा सा दूसरे काम में व्यस्त था, बट ऑनलाइन देख रहा था। तो पूरी प्रस्तुति ठीक होगी आप लोग की। तो मुझे लगता है कि आप लोग का ये पूरा का पूरा 7 दिन काफी अच्छा गया आप लोग के लिए, है ना। तो अपन अब चाय के लिए चलते हैं, और ठीक 11:30 बजे यहाँ पे उपस्थित हो जाएंगे।